सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारत की इश्तियाल अंगेजियां रुकने में नहीं आ रही। ISPR के मुताबिक भारतीय फौज ने LOC के रक्षचक्री और खंजार सेक्टर में बिला इश्तियाल फायरिंग की है। त्रिबंद और समहानी गांव की आबादी को रॉकेट और मोटर गोलों से निशाना बनाया, जिसके नतीजे में एक शहरी शहीद गया, जबकि दो खवातीन समेत 3 अफराद जख्मी भी हुए। इस हमले का पाक फौज ने भरपूर जवाब दिया। ये चीन के हाथों पिटने का गुस्सा है या फिर पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम का शिकार करने का पुराना भारतीय एजेंडा। जो भी है, इसका भरपूर और मुंह तोड़ जवाब देना होगा। सवाल जवाब का एक सिलसिला सियासत में भी जारी है। एक तरफ अपोजिशन हुकूमत गिराने की तहरीक चला रही है, दूसरी तरफ गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी मुहिम। ये मैदान किसके सर रहेगा, इसका पता इतवार को चल जाएगा। गैलप सर्वे है कि गिलगित बल्तिस्तान में वज़ीर आज़म इमरान खान सबसे ज्यादा पसंदीदा रहनुमा हैं और मकबूलियत की दौड़ में PTI पहले, पीपल्स पार्टी दूसरे और नून लीग तीसरे नंबर पर है। विफाकी वजीर शेख रशीद की पेशगोई है कि गिलगित बल्तिस्तान का मार्का तहरीक इंसाफ जीतेगी। पीपल्स पार्टी भी सीटें निकालेगी, लेकिन जोर का झटका नून लीग को लगेगा और इलेक्शन के बाद ये धांधली का इल्जाम लगाएंगे। लेकिन इल्जाम तो इलेक्शन से पहले ही लगना शुरू हो गए हैं। आज बिलावल भुट्टो शिकायत कर रहे थे कि इन्हें इंतखाबी मुहिम से रोक कर धांधली का आगाज किया गया। उनका शिकवा यह था कि विफाकी वजीरों को इंतखाबी मुहिम की इजाजत है तो इन्हें क्यों नहीं। इसका भी जवाब लेंगे, लेकिन एक जवाब जो पाकिस्तानी अवाम को चाहिए वो बड़ा अहम है। सवाल यह है कि कोरोना की दूसरी लहर खतरनाक हो गई है। 24 घंटों में 2300 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट हुए हैं, 37 अमवात हुई हैं। मरने वालों में पीपल्स पार्टी के रहनुमा जाम मदद अली भी शामिल हैं। कमर जमान कायरा, राजा परवेज अशरफ, कैप्टन टाइट सफदर का टेस्ट भी मुस्बत आया। लॉकडाउन की फिर गूंज है, लेकिन इन खतरनाक हालात में हुकूमत और अपोजिशन दोनों जलसा क्यों खेल रहे हैं। इस अवामी सवाल और अपोजिशन के इल्जामात का भी जवाब लेंगे। मुआवने ख़ुसूसी इत्ताद पंजाब डॉक्टर फिरदौस आशिक अमान साहिबा हमारे आज के प्रोग्राम में शरीक होंगी, कुछ देर में इंशाल्लाह में ज्वाइन करेंगी। असद खरल साहब, ये बताइए कि अभी तक अगर हम देखें तो मरियम साहिबा ने जो कहा उसकी गूंज बाकी है। तमाम जगहों पर बात हो रही है कि जी उन्होंने क्यों कहा, और जवाब नून लीग के रहनुमाओं के पास कोई नहीं है कि आईनी तौर पर कहाँ लिखा है कि आप आर्मी चीफ से कह सकते हैं कि जी मुज़ाकरात करें और इस हुकूमत को हटा कर फिर करें। कहीं आइन में दर्ज, इसका कोई जवाब नहीं। मामला ये है कि उसामा साहब जब से नवाज शरीफ साहब इक़्तिदार से हटे हैं, जब से उनके खिलाफ पनामा केस आया है, उस वक्त से लेकर JAT में पेशियों के दौरान, सुप्रीम कोर्ट में पेशियों के दौरान, नैब में पेशियों के दौरान, जब भी ये बाहर आते थे उस वक्त ये इदारों को टारगेट करते थे और ज़्यादातर इनका यही बार बार स्टांस होता था कि फ़ौज जो है वो सियासत में मुदाखलत से बाज रहे, वो अपने दायरा कार में रहे, वो आइनी हदूद में रहे। इदारों को अपने आइनी हदूद में रहकर काम करना चाहिए, फ़ौज को सियासत में मुलव्वस नहीं होना चाहिए, अपने आइन का जो दिया हुआ हलफ है उसकी पासदारी करनी चाहिए। जी, अभी चंद रोज़ पहले जब गुजरांवाला का जलसा था उसमें भी नवाज शरीफ साहब का बयानिया आपने सुन लिया, फिर उसके बाद क्वेटा जलसा में भी आपने सुना। ताक कर हमले किए जाते हैं आर्मी चीफ के ऊपर, इदारे को मिलाइन करने की कोशिश की जाती है। और जिस तरह इमरान खान ने कल इंटरव्यू में वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि भारत के अंदर आप देखें ना, ये ईरान कुन बात है कि इमरान खान जो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के, उनको भारत में पोर्ट्रे इस तरह किया जाता है जैसे वो कोई हॉलीवुड जो है, जो बॉलीवुड फिल्म के कोई विलन है, और नवाज शरीफ को बतौर हीरो पेश किया जाता है। तो वो आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि दुश्मन मुल्क के अंदर जो आपको चेहरा या जो आपकी शनाख्त होती है, तो अगर दुश्मन मुल्क के अंदर आपको एक हिराटिक आपको किरदार से जाना जाए तो इसका अंदाजा फिर वही होता है कि फिर स्क्रिप्ट जो है कहीं से आता है, कहाँ से आता है। कुछ अब मरियम साहबा ने अचानक जो बात की है, जी मुझे ये बताया, मुसलसल उनकी एक ही बात थी, एक ही गिरदान थी। कराची वाक़िए की बात हो, उससे पहले की बात हो कि जनाब फ़ौज जो है उसको अपने आइनी हदूदों की हूद में रहना चाहिए, छुप छुप के मुलाकातें जो लोग करते हैं वो नहीं होनी चाहिए। उसके बाद अचानक से उन्होंने खुद यू टर्न लिया, उन्होंने कहा जी हम फ़ौज से बात करने के लिए, मुज़ाकरात करने के लिए हम तैयार बैठे हैं। तो ये तो अरसा दराज से आप तैयार बैठे हैं,
अरसा दराज से आप अपने मैसेंजर को भेज रहे हैं, कभी मोहम्मद जुबैर को भेजा जाता है, कभी और लोगों को भेजा जाता है। अब और सवाल यह है ना कि बाबर डोगर साहब, मैं पढ़ रहा था बहुत से सीनियर सहाफ़ी अंदर की कहानियां लिख रहे हैं कि जी ये मुज़ाकरात चल रहे हैं, पहले फेज़ में उस्मान बुज़दार को हटाया जाएगा, पंजाब में कुछ नया सेटअप हो सकता है, तहरीक-ए-इत्तेमाद आएगी, फिर कोई नून लीग बीच में से मिल सकती है और नेक्स्ट फेज़ में फिर इमरान खान साहब की बारी आएगी। ये कहाँ तक ये साजिशी कहानियां हैं या कुछ आपको लगता है वाकई कुछ ऐसा हो रहा है और इसीलिए मरीम साहब ने कहा जी ठीक है मुज़ाकरात करते हैं, पहले इनको हटा दें? तो आपको लगता है ऐसा कुछ बन रहा है एस्टेब्लिशमेंट के साथ, कोई ऐसी बात हो रही है, इसकी कोई गुंजाइश है मौजूदा सेटअप में? उसामा साहब, ये ख्वाहिशात हो सकती हैं, ये खुश फहमियाँ तो हो सकती हैं, लेकिन हकीकत से इसका दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। मुझे एक बात बताएं, उस्मान बुज़दार को हटा दिया जाएगा, उसके बाद इमरान खान को हटाया जाएगा। देखिए, हटाने का तरीका आइन में लिखा हुआ है, गैर आइनी चीज़ तो कोई नहीं हो सकती। हाँ, अगर इन्होंने ये हटाना चाहते हैं उस्मान बुज़दार को या इमरान खान को, तो नो कॉन्फिडेंस की मूव लेके आए उनके खिलाफ। एक ही तरीका है प्राइम मिनिस्टर को हटाने का, वो है नो कॉन्फिडेंस। वो आप ले आए, नेशनल असम्बली में ले आए, प्रिंसिपल असम्बली में ले आए और अपना शौक पूरा कर लें। हालात तो इनके ये हैं कि इनकी जहाँ पर अपनी मेजोरिटी थी, जहाँ पर इनकी मेजोरिटी थी, चेयरमैन सेनेट को मेजोरिटी होते हुए ये नहीं हटा सके। अभी फाइनेंस बिल आया नेशनल असम्बली में और पंजाब असम्बली में भी आया, तो वहाँ पर ये फाइनेंस बिल को पास ना होने देते तो गवर्नमेंट जो है खुद ब खुद गिर जाती। फाइनेंस बिल आसानी से पास हो गया। आपस में इनके जो है वो इख्तलाफात हैं। PMLN ये चाह रही है कि हुकूमत को गिराया जाए और उसके बाद फौरी तौर पर इलेक्शन करवाए जाए। बिलावल ये चाह रहे हैं कि असम्बली के अंदर विद इन असम्बली कोई चेंज लाई जाए, उसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। लेकिन बिलावल भी इस हुकूमत को गिराना नहीं चाहते, वो अंडर प्रेशर रखना चाह रही हैं। उनका तो अपना सिंध में स्टेक है, वो क्यों इस हुकूमत को गिराएंगे जिसके बदले में उनकी सिंध गवर्नमेंट भी जाती रहे। तो इनके अंदर इख्तिलाफ है ना। मौलाना फजलुर रहमान कह रहे फौरी तौर पर इस्तीफे दिए जाएँ, PMLN जाए शौक पूरा करे, ये अपने MNA से कहें ना, अपने सेनेटर से कहें, पंजाब असम्बली में कहें कि इस्तीफे दें। कोई एक बंदा इनके कहने पर इस्तीफा दे दिया, मुझे पकड़ लीजिएगा। अभी इस्लामाबाद में इन्होंने अपने पार्लिमानी लीडर्स की मीटिंग की, PMLN ने 100 बंदों को बुलाया, 30 बंदे सारे आए हैं वहाँ पर, और उनमें से भी मेजोरिटी वो लोग हैं जिनकी स्ट्रॉन्ग रेजोल्यूशन थी इस बयानिए पर। मुझे पता चला कि उन्होंने बड़ा शदीद उस इजलास में गिले किए कि जनाब ये जो आप बयानिया लेके चल रहे हैं, ये बयानिया ज़्यादा देर तक चल नहीं सकता, ये पार्टी के लिए नुकसानदेह है। यहाँ पर लाहौर में जलसा करना, PMLN के अंदर कोई पैसे देने को तैयार नहीं है, कोई कॉन्ट्रीब्यूट करने को तैयार नहीं है। उसामा साहब मरियम फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं, मायूसी का शिकार है, इसीलिए वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। पार्टी में तो उनके खिलाफ बड़ी स्ट्रॉन्ग रिजेंटमेंट है। बिल्कुल, मैं आपको कह रहा हूँ कि पार्टी के अंदर जो लावा पकड़ा वो ये बातें भी लिखी जा रही हैं। हम ख्याल ग्रुप आपके सामने आ जाएगा, सारी तैयारियां हो चुकी हैं। लेकिन ये भी असद कर्नल साहब बातें कही जा रही हैं कि जी काफ लीग नाराज, वो गई नहीं उस हराने में। MQM ने अंबार लगा दी शिकायतों के, इस तरह मुस्लिम लीग फंक्शनल ने भी शिकायतें की। अभी जो मुलाकात हुई इत्तेहादियों की वज़ीर आज़म से हाल ही में, और इसके साथ बलूचिस्तान अवामी पार्टी, खुश तो कोई भी नहीं है। तो कोई इस तरह से अगर कोई पीछे कोई इस तरह की एक गेम बना ली जाए तो कुछ भी हो सकता है। पाकिस्तान में माजी में होता रहा है, शायद इस वजह से फिर इस तरह की कहानियां लिखी जा रही हैं। ये अखबारात में लिखा जा रहा है सब कुछ, आपसे अर्ज कर रहा हूं कि ये होने वाला है, ये होने वाला है, ये जा रहे हैं। मरियम साहिबा कहती हैं कि इस साल के खत्म होने से पहले ये हुकूमत खत्म हो जाए। बिलावल भी ये कहते हैं कि जी, अब मुझे ये बताएं उसका कौन सा ऐसा तरीका है जिस तरह ये हुकूमत खत्म हो जाएगी। एक तरफ वो कहती है फौज जो सियासत के अंदर हुकूमती मामलात के अंदर मुदाखलत न करे, दूसरी तरफ वो कहती है कि हमारे डायलॉग फौज के साथ हम करने के लिए तैयार बैठे हैं, लेकिन शर्त यह है कि हुकूमत पहले फौज को हटाए, यानी फौज हुकूमत को हटाए और फिर हमें लाया जाए। यानी बेसिकली उसका मतलब यही है कि फौज को एक तरफ कह रहे हैं कि आप दूर रहें इन मामला से, दूसरी तरफ आप खुद इन्विटेशन उनको दे रहे हैं, आप उनको बुला रहे हैं कि जनाब आके मुदाखलत करें। यानी आपको फौज अगर लायक कंधों पे बिठा के आपके अगर इनको अलहदा कर दिया जाए तहरीक इंसाफ से, तो फिर तो तहरीक वज़ीर-ए-आज़म बनाया जाए तो फिर तो फौज ठीक है। लेकिन अगर एक न्यूट्रल अंपायर का किरदार अदा करे फौज, और जो जिसका मैंडेट है उसको वो आपके साथ वो ना खड़ी हो, न्यूट्रल अंपायर के तौर पर वो किरदार अदा करे, वो आपको जुबैर साहब को ही तो पैगाम दिया गया था। जुबैर साहब को ही तो दो बातें की। ये तो नवाज शरीफ साहब जब से सियासत में आए आप देखें हमेशा न्यूट्रल अंपायर वो खड़ा करके मैच खेलते थे, फील्डिंग उन्होंने कभी की नहीं थी, हमेशा वो बैटिंग करके चले जाते थे। एक अंपायर जो होता था वो DIG होता था और एक कमिश्नर होता था, तो वो जब वो आउट होते थे वो नो बॉल दे देते थे। तो लिहाजा मामला ये उन अंपायर जो थे उनके
उनको प्रमोशनें भी होती थी, वो उनके ब्लू आइड भी थे, और आज तक उसमें एक अंपायर जो है आज भी वो सेनेटर है, रिटायरमेंट के बाद भी उसको कई ओहदे मिले। तो मामला ये है कि ये इस तरह के आदी हैं। अब मरियम साहिबा ये जो अचानक यू टर्न लिया, आपको पता है वजह क्या है? अभी जो डोगर साहब बात कर रहे थे कि 125 के करीब लोगों को जो अरकान असम्बली को सेंटर को बुलाया मरियम साहिबा ने, तो उसमें से भी 25-30 जो है मुश्किल वो भी शामिल हो, और उन्होंने भी अपनी रिजर्वेशन का इजहार किया। वो इसलिए वो यू टर्न ले रही है कि उनको पता है कि ये जो अगले इजलास में शायद ये 25-30 भी ना आए 125 में से। मामला ये है चंदा इकट्ठा करने की, डोगर साहब ने आपको पूरी कहानी बता दी कि 250-300 लोगों में सिर्फ 12-14 बंदों ने पैसे दिए, उनमें से भी जो बड़े बड़े लीडरान हैं, सेक्रेटरी जनरल जैसे पार्टी के एहसन इकबाल जैसे ने भी 500 लाख में से 2 लाख दिया, तो राना सनाउल्लाह और चंद लोगों ने 10-12 लोगों ने 5 लाख रुपया दिया। तो मामला ये हालत हो चुकी है कि मरियम साहबा को ये अदराक हो गया है कि लोग इनके बयानिए के साथ चलने को तैयार नहीं है। इसी वजह से उन्होंने यू टर्न मारा और उन्होंने कहा जी बिल्कुल हमें तो यानी फौज हमारी अपनी है, हम उनके साथ मुज़ाकरत करने के लिए तैयार हैं। तो ये इसका मतलब ये है कि उनको इस चीज़ का अब ये अंदाज़ा हो गया है। गिलगित बल्तिस्तान की जो इलेक्शन कैंपेन के दौरान भी अब देखें ना, बिलावल साहब ने शोर मचाना शुरू कर दिया है कि जनाब हमारे साथ धांधली हो रही है। अचानक से मुझे बताएं, उनको ख्वाब आना शुरू हो गए हैं, यानी धांधली किस तरह हो रही है उसका कोई एविडेंस होता है, कोई ऐसा कोई इंडिकेशंस होती है। जब उनको ये पता लगा है कि सीटें हमारी कम होंगी या ज्यादा जो एक्सपेक्ट कर रहे थे वो नहीं है, इस तरह तो अब सर्वे भी आया। सर्वे वो जो किसने करवाया, ये कोई हुकूमती पार्टियां तो है, इंडिपेंडेंट सर्वे। अच्छा मुझे बताएं बाबर डोगर साहब कि ये कोई पॉसिबिलिटी नहीं है जिस पर अपोजिशन देख रही है, सोच रही है कि जिस तरह धरना हुआ, जब तहरीक इंसाफ ने धरना दिया था तो फिर नवाज शरीफ साहब ने कहा और राहिल शरीफ साहब बीच में आए और फिर आपको पता है कि मुलाकात हुई और वो सारा कुछ, तो इस दफ़ा भी वो उसी तरह का दबाव है एक तरह का कि जी लॉन्ग मार्च और हम कुछ करेंगे। तो क्या कोई पॉसिबिलिटी आपको नजर आती है कि इमरान खान साहब कहें बीच में कि अच्छा चलें जी, ये कह रहे हैं आपसे मुज़ाकरात के लिए, तो आर्मी चीफ जो है वो आए बीच में, कोई इसका रास्ता निकालें, या कोई इसकी पॉसिबिलिटी नजर आ रही? क्योंकि वो जुबैर साहब को तो पैगाम यही गया था कि कानूनी मामलात अदालत में, सियासी मामले पार्लियामेंट में। क्या आपको लगता है कि इमरान खान साहब ये कहेंगे आर्मी चीफ से कि जी इसको कुछ सुलझाएं मामले को? उसामा साहब, उस वक्त एक डिफरेंट सिचुएशन पैदा हुई थी। इस्लामाबाद पर धरना था, एक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन थी। उस वक्त आर्मी चीफ ने ये यकीन दहानी नहीं करवाई थी कि जनाब मैं कोई गवर्नमेंट तोड़ दूंगा या हुकूमत तोड़ दूंगा या आपको कोई रास्ता दे दूंगा कि आप हुकूमत में आ जाएं। उस वक्त तो सिचुएशन को नॉर्मल करने के लिए फ़ौज ने अपना रोल प्ले किया कि ठीक है इन एड टू सिविलियन गवर्नमेंट कि जी आपकी मदद कर देते हैं हम एज अ स्टेट ऑर्गन। उन्होंने इनसे बात की, इनसे कोई यकीन दहानी नहीं कराई, कुछ नहीं करवाया। यहाँ पर मरियम जो है वो डिफरेंट बात कर रही हैं। वो कह रही हैं कि फ़ौज हमसे मुज़ाकरात करे, मुज़ाकरात करने से पहले इस हुकूमत को तोड़ दे। मगर फ़ौज हुकूमत को क्यों तोड़ दे, किस वजह से, और फ़ौज के पास कौन सा ऐसा अख्तियार है कि वो हुकूमत को तोड़ दे, कौन सा ऐसा आईनी इख्तियार है कि वो हुकूमत को तोड़ दे? मुझे तो कोई समझ नहीं आ रही। आज उन्होंने कहा जी हुकूमत के पीछे से फ़ौज हट जाए, तो हम ये चाह रहे हैं कि अदारे हुकूमत के बैक से हट जाएँ। भाई अदारे जो हैं वो स्टेट का हिस्सा है, वो हुकूमत के अंडर आते हैं, हुकूमत की उनकी बातचीत चलती रहती है। मुझे ये बताएं, या तो कोई एविडेंस दें या कोई हमें भी समझाएं कि किस तरह से ये गवर्नमेंट जो है वो अदारों के सर पर खड़ी हुई है। अदारे पीछे हट जाए तो ये गवर्नमेंट गिर जाएगी। मसला ये है हुकूमत है, उसके इत्तेहादी हैं। एक इत्तेहादी जो है अख्तर मैंगल साहब, वो उससे निकल के हैं, तो फ्री विल है। काफली की नाराज़गियाँ, MKM की नाराज़गियाँ चलती रहती हैं। गवर्नमेंट जो है अपने अलाई से बातचीत भी करती है, अलाई नाराज़ भी होते हैं, अलाई राज़ी भी हो जाते हैं। मुझे तो ये आज तक चीज़ मुझे तो नहीं समझ आ रही कि ये क्या रोल चाह रहे हैं फ़ौज के, वो क्या करे। वो एक अदारा है, वो हुकूमती एक हुकूमत का अदारा है, उसका काम हुकूमतें तोड़ना या हुकूमतें खड़ी करना नहीं है, ना ही वो इस तरह का कोई काम कर रहा है। ये फ़ौज को ये कह रहे हैं कि कोई गैर आइनी काम हमारे लिए करो कि हमें इक़्तिदार मिल जाए, वो काम फ़ौज इनसे करने के लिए तैयार नहीं है। मायूसी बढ़ रही है, डेस्परेशन बढ़ रही है, और उसकी वजह से ये अजीबोगरीब बयानात दिए जा रहे हैं, अजीबोगरीब जो है वो चीज़ें की जा रही हैं। उसामा साहब ये मुल्क को तमाशा बनाना चाह रहे हैं, मुल्क का बेड़ा गर्क करना चाह रहे हैं। यही इनकी पॉलिसी है, ये इनकी ख्वाहिश है, और इनकी ख्वाहिश ये पूरी होने वाली नहीं है। मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, हुकूमत को चेंज करना है तो असम्बली के अंदर से तब्दील होगी, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है, कोई तीसरा रास्ता नहीं है।
आप मेजोरिटी साबित करें और जाके हुकूमत को चेंज कर दें, मेजोरिटी साबित करें जाके उस मामलदार को चेंज कर दें। ये एक रास्ता है, इसके अलावा कोई और दूसरा रास्ता नहीं। और कराची का जो मसला हुआ था उसका कुछ नहीं, अब तो कह रहे हैं कि जी वो मैनेजमेंट, मज़ार की मैनेजमेंट ने दरख्वास्त दी है सफदर साहब के खिलाफ और मरीम साहब के खिलाफ, उसका कुछ हो सकेगा? सर देखें, मैनेजमेंट जो है, पहले भी यही तरीका था कि मैनेजमेंट जो है वो दरख्वास्त दे देती। पहले भी एक फेडरल मिनिस्टर और एक डिप्टी अपोजिशन लीडर ने दरख्वास्त दी थी, वो खुद थाने गए, उन्होंने खुद जाके थाने जाके मुज़ाकरात किए कि जनाब इसकी FIR दर्ज होनी चाहिए। बाबर डॉक्टर साहब, मैं माफ़ी चाहता हूँ कता कलामी की, डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने हमें ज्वाइन कर लिया है, मामले खुसूसी वज़ीर आला पंजाब। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाएँ, आपकी बड़ी मेहरबानी। इस वक्त पूरे मुल्क में एक चर्चा ये हुआ है कि जी ये जिस तरह मरीम ने जो कहा कि जी हम मुज़ाकरात की तैयार हैं, पहले इमरान खान को आप कर दें, यही सब कह रहे हैं जी इमरान खान को एक दफ़ा आप साइड पे कर दें, फिर हम बात करेंगे, सब चीज़ें मानने के लिए तैयार हैं। और ये बातें अखबारात में लिखी जा रही हैं जी, पहले बारी आ रही है उस्मान बुज़दार साहब की, ये मुज़ाकरात चल रहे हैं कोई बिहाइंड द सीन्स कि उनको हटाया जाएगा, पहले मरले में कोई तरीका आएगी और अगले मरले में फिर इमरान खान साहब की बारी है, कुछ ऐसा हो रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो सामा, मैं आपको और आपकी सारी टीम को बोल पे मुझे बुलाने पे और दोबारा फिर हमें इकट्ठा होने पे शुक्रिया अदा करती हूँ, मुबारकबाद पेश करती हूँ। और जो इस वक्त बयानिया मरियम नवाज़ ने मुतारफ़ करवाया है पूरे पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर, एक जाती उम्रा के ज़ाती मफादात के साथ जुड़ा बयानिया जो है वो किस हद तक पाकिस्तान को डैमेज कर रहा है वो तो बहस आप कर ही रहे हैं, और पूरे पाकिस्तान के अवाम उसको विटनेस भी कर रहे हैं और समझते भी हैं कि ये ज़ात का दर्द जो है, इक़्तिदार का दर्द जो है, मफादात का दर्द जो है, इसको अवाम के दर्द का रंग दिया जा रहा है। अभी एक चीज़ जो बहुत ही कह लें कि तकलीफ़ दे भी है और हम सब के लिए भी एक लम्हा फ़िक्रिया भी है कि बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज़ की जो आपस में मीटिंग हुई है, उस मीटिंग के अंदर बहुत खौफनाक किस्म की प्लानिंग हुई है पाकिस्तान के ख़िलाफ़। मरियम बीबी ने बिलावल भुट्टो को ये बावर करवाने की कोशिश की है कि अगर PTI गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात में इलेक्शन जीत जाती है तो हमने उसके नताइज तस्लीम नहीं करने, और हमारे जो मेंबरान हैं वो गिलगित बल्तिस्तान की असम्बली से हलफ नहीं उठाएंगे, और जब हलफ नहीं उठाएंगे तो एक क्राइसिस पैदा होगा तो फसादात होंगे, बदअमनी होगी तो एक अबहाम और एक हिजान की कैफियत होगी, और जब ऐसी सूरत हाल होगी तो हुकूमत के साथ हम ब्लैकमेल करके अपने मुतालबात मनवाने में कामयाब हो जाएंगे। और बिलावल तो ने इस पर क्या? इसमें बिलावल का और मरियम का, चूँकि दोनों का पॉलिटिकल कैरियर जो है वो एट स्टेक है, और दोनों का एक मरूसी सियासत से, ख़ानदानी सियासत से एंट्री हुई है, कोई ग्रास रूट लेवल का एक्सपीरियंस नहीं है, कोई पब्लिक सर्विस डिलीवरी का उनके साथ पीछे खड़ा को बोझ नहीं है, कोई उनको वो जवाब दे नहीं है किसी को, तो वो शाही ख़ानदान के सपूतों की तरह उन दोनों का ये यकतरफ़ा और यकजा बयानिया है कि हम इस हवाले से लाएअमल उस वक्त इख्तियार करेंगे जब गिलगित बल्तिस्तान के रिज़ल्ट्स आ जाएं। मुझे ये कभी उम्मीद है कि बिलावल भुट्टो किसी सूरत भी मरियम नवाज़ के हाथों में खिलौना नहीं बनेंगे, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने जिस धांधली का शोर मरियम बीबी मचा रही हैं, पाकिस्तान के अवाम को ये पता होना चाहिए कि 24 में से इन्होंने कितनी सीटों पे लोगों को नॉमिनेट किया है, और ये 7 टोटल सीटों पे इनके कैंडिडेट्स इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो इस तरह की सूरत हाल में ये अक्सरियत का दावा अभी से कर रही हैं जिन्होंने अपने कैंडिडेट्स ही पूरे नहीं किए हैं। वो तो कह रही है हमारे 9 लोग छोड़कर चले गए हमें। नहीं, वो छोड़ के घेराव करो इनका, वो इनको छोड़ के नहीं गए, वो इनके बयानिए को छोड़ के गए हैं। वो पाकिस्तान के
मुहिब वतन अवामी नुमाइंदे हैं और पाकिस्तान गिलगित बल्तिस्तान ने पाकिस्तान के लिए बहुत लाजवाल अजीम कुर्बानियाँ दी हैं। जब आप उनको पाकिस्तान मुखालफ बयानिए पे उकसाएंगे और हिंदुस्तान का चूरन बेचने गिलगित बल्तिस्तान में आएंगी तो जो वहाँ का गयूर जुरतमंद बहादुर गिलगित बल्तिस्तान में रहने वाला है वो अपने पाक सर ज़मीन और इस धरती के साथ खड़ा होगा और कौमी सलामती के इदारों और अफवाज पाकिस्तान पे जहर उगलने वाले किसी टोले के साथ वो नहीं खड़ा होगा। और उन्होंने अपने आप को डिस्टेंस किया है, उन्होंने मुस्तरद किया इनके इस बयानिए को। तो अब अगर वो घर के अंदर से ही उनके अपने लोगों ने उनको छोड़ के उनसे ला तल्की का ऐलान किया तो ये हुकूमत का तो इसे कोई लेना देना नहीं। डॉक्टर साहब, ये हमने माजी में देखा जब धरना हुआ तहरीक इंसाफ का तो उस वक्त राहील शरीफ साहब को बीच में लाया गया। नवाज शरीफ साहब ने कहा जी कुछ इस मामले को किस तरह हल करें। क्या अब इस तरह अपोजिशन दबाव डाल रही है तो इमरान खान साहब कुछ ऐसा सोचेंगे? क्योंकि मरीम साहब ने तो कह दिया कि जी आर्मी चीफ से बात हो सकती है लेकिन इमरान खान को पहले साइड पे कर दें। कोई ऐसी सिचुएशन है आपकी नज़र में? देखिए, पहली बात तो ये है कि कहा जाए आर्मी चीफ से कि जी चलें कोई बीच बचाव हो सकता है। पहली बात तो ये है कि ये जो डिमांड है मरियम बीबी की, ये इस हवाले से गैर आइनी गैर कानूनी है और ये वोट को इज्जत दो का नारा जो है वो अपनी मौत आप मर गया है। क्योंकि उस नारे के ताबूत में जो कील इन्होंने ठोंका कि अवाम के वोट नहीं, उसकी इज्जत नहीं या उसके ज़रिए हम मैंडेट को नहीं मानेंगे, बैक डोर चोर दरवाज़ा जो हमेशा से उन्होंने चुना और उस चोर दरवाज़े से 2/3 अक्सरियतें लेके ये आते रहे। अब उनको ये ख़तरा है कि हमें सेलेक्ट कर लो, अगर हमारी सिलेक्शन नहीं करनी तो फिर यहाँ जमहूरियत नहीं होनी चाहिए, यहाँ रूल ऑफ लॉ नहीं होना चाहिए, यहाँ मजबूत अदारे नहीं होने चाहिए, यहाँ कानून की हुक्मरानी नहीं होनी चाहिए। और ये शाही ख़ानदान के जो अहकामात हैं जो वो एक उंगली के इशारे पे सारे अदारों को महकूम बनाते थे। इमरान खान का आपने सवाल ये किया कि ये माइनस इमरान खान फार्मूले पे क्यों जाना चाहते हैं। अच्छा, अगर आप इजाज़त दें इसी से कंटिन्यू करेंगे। मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक लेते हैं और उसके बाद ये सब आइन के लिहाज से कहाँ इस तरह की कोई गुंजाइश बनती है, इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। अब पता चला डॉक्टर फिरदौस आशिक कवान साहिबा हमारे साथ हैं, जिनके बारे में हाल ही में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने कहा है कि ऐसी शख्सियत, इस कद की शख्सियत हमारे पास नहीं थी, उनकी कमी महसूस की जा रही थी, इसलिए उनको यहाँ पंजाब में एक टास्क दिया गया। डॉक्टर साहिबा, क्या वजह कि पूरी पार्टी के पास आप जैसा कोई और नहीं था कि क्या मरीम नवाज़ साहिबा PML में ज़रा हमें मरीम औरंगज़ेब भी नज़र आती हैं, अज़मा बुखारी साहब भी नज़र आती हैं, तो बड़ा स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस थी मीडिया में और वो जिस तरह वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं जी ख़वातीन की हम इज़्ज़त करते हैं, उस तरह से जवाब नहीं दे पा रहे थे लोग। क्या आपकी ज़रूरत महसूस हुई? देखिए उसामा, सबसे पहले तो मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की दिल की था गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ, मशकूर हूँ कि मेरे लीडर ने मुझ पर एक दफ़ा फिर एतमाद का इज़हार किया और उन तमाम क्यास राइयों को, मुबालगा राइयों को, इल्ज़ाम तराशियों को और जिसके दिल के अंदर उठने वाला दर्द था और उन सब को मलियामेट करते हुए उन्होंने उन तमाम इल्ज़ामात के से मुझे बरी करते हुए ये तासर जो दिया गया कि शायद मुझे हटाने के पीछे कोई अवामल थे, कोई मेरा मिसकंडक्ट था, कोई किसी तरह मेरा एब्यूज़ ऑफ पावर था या मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी था। तो प्राइम मिनिस्टर के मुंह से ये अल्फाज अदा करना कि मैं कहीं भी मिसकंडक्ट ना किया, ना मेरे पे कोई ऐसा दाग है और ना मेरे दामन पे कोई ऐसा धब्बा है। लेकिन क्या ये दुरुस्त तर्ज अमल है कि एक शख्स के बारे में कोई कह देता है, फ़र्ज़ करें कि जी ये है, मीडिया में रिपोर्ट आ गई या किसी ने कह दिया, किसी दूसरे मुशीर वज़ीर ने कह दी जी इनके खिलाफ ये है, तो उसको हटा दिया और फिर इंक्वायरी शुरू की और जब वो नज़र आया कि नहीं अच्छा ऐसी तो कोई बात नहीं, उसको दोबारा ले आए, या पहले इंक्वायरी मुकम्मल हो जानी चाहिए, देख लेना चाहिए, उसके बाद कोई एक्शन लिया? देखिए, ये भी क्रेडिट इमरान खान और इस जमात को जाता है और हमारे उस तब्दीली के सफ़र की तरफ ये एक मुस्बत पेशरफ्त है कि आप कोई भी शख्स किसी के हवाले से अगर कोई नेगेटिव चीज़ करता है
तो बजाय इसके कि वो अपनी सीट पे बैठ के अपना डिफेंस करे, आप उसको फॉर द टाइम बिंग डी-सीट करते हैं या अनसीट करते हैं और ख़ुद एक फेयर फ्री ट्रांसपेरेंट प्रोसेस से एनालिसिस करते हैं, इंक्वायरी करते हैं और फिर जो हक़ाइक़ पे मबनी फैक्ट बेस्ड आपके सामने फाइंडिंग आती है, आप उसके बाद फैसला करते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के पास जितना नेटवर्क है, सीक्रेट एजेंसीज़ हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं और मुख्तलिफ सोर्सेज हैं जिनसे वो रिपोर्टिंग करा के किसी भी शख्स के हवाले से एनालिसिस कर सकते हैं। अच्छा, आपके इंक्वायरी में आप पर कुछ साबित नहीं हुआ, लेकिन एक इंक्वायरी आर्मी चीफ ने भी की, उसमें अफसरान को हटाया गया, रिजेक्टेड नवाज शरीफ साहब ने कह दिया, पीडीएम ने कहा ठीक है, बिलावल ने कहा ठीक है। अब ताज़ा खबर यह है कि मज़ार की मैनेजमेंट ने ये दरख्वास्त दी है कि जी ये बेरहमती हुई है कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार की और इस पर एक्शन होना चाहिए। इसका भी कुछ होगा या इस पर भी कुछ नहीं होगा? देखिए, हर चीज़ का एक प्रोसीजर है, रूल्स हैं। इस कायनात को चलाने के लिए परवरदिगार ने कुछ रूल्स वाज़ेह किए, टाइमिंग सेट की, तरीक़ाकार वाज़ेह किया, कब सूरज ने कितने बजे कहाँ से तुलू होके कहाँ पे गुरूब होना है और साइकिल क्या होगा। तो ये खुदादाद मुमलिकत पाकिस्तान को भी चलाने के कुछ रूल्स हैं, कोई तरीक़ाकार है, कोई उसका कोड ऑफ कंडक्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन है, प्रोविंशियल अथॉरिटीज़ हैं, इंस्टीट्यूशनल अपने बाईलाज हैं। तो आपने देखा कि जो वहाँ पे राइट वे था वो एंड में अडॉप्ट हुआ। ये काम पहले दिन होना चाहिए था सबसे पहले। तो किसकी गलती है? ये गलती आपकी जो वीक इंस्टीट्यूशंस है, जो सियासतदानों ने, शख्सियात ने फोर्सफुली उन अदारों को, कानून को अपने ताबे कर लिया और वो इदारे इतने कमज़ोर रहे कि वो ताकतवर शख्सियात के हाथों यरगमाल बने, रूल ऑफ लॉ इंश्योर ना हो सका। और यही वो इमरान खान का जुर्म है कि वो इस मुल्क में अदारों को आज़ाद कर रहा है। साहब, मैनेजमेंट कमेटी ने तो पहले ही ये अडॉप्ट किया था, लेकिन सिंध हुकूमत चूँकि उन्होंने कहा जी हमारे मेहमान हैं तो आप इनके खिलाफ नहीं करें पुलिस को, तो उन्होंने मना कर दिया। इस पर पुलिस क्यों मना हुई? पुलिस का रूल ऑफ लॉ है, पुलिस एक इंस्टीट्यूशन है, पुलिस एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसने हम सब के सताए हुओं को इंसाफ देना है। और अगर पुलिस उसमें पार्टी बन जाए, पुलिस पॉलिटिकली अलाइन हो जाए, तो दर्ज नहीं कर रहे और तो यही वो डायलेमा है। मैनेजमेंट के जरिए पूरी तरह गुलाम बना दिया कि डीएसपी जो है वो नहीं लगा सकता आईजी। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी आपने जो बात की है बड़ी खतरनाक बात है, हमारे पास भी इस तरह की चीज़ें आ रही हैं। गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से मरियम नवाज का एक भयानक प्लान, जिस तरह आपने चंद उसकी चीज़ें खोली हैं कि जो बिलावल भुट्टो जरदारी को बुला के उन्होंने एक प्लान बनाया, और हमें ये भी खबरें आ रही वहाँ से कि मरियम साहबा तो यहाँ तक अपने जो करीबी लोगों से या कुछ लोगों से के ज़रिए ये बात निकली है कि यहाँ तक भी उनका प्लान है कि अगर उन्हें शिकस्त हो गई तो वो सी पैक जो है उसको हिट कर सकती हैं, उसके मंसूबों को सबोताज करने के लिए अपना वहाँ पे जैम कर सकती हैं। वहाँ पे जो इस वजह से जारी बात है, आपने कहा फिरका वरना फसादात फूट सकते हैं, एक बदअमनी और एक शोरश बर्पा हो सकती है। तो इस हवाले से क्या बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी उनका साथ देंगे या अकेले में वो इस तरह की चीज़ें जो है करने के हवाले से आगे आएंगी? क्या रिपोर्ट से हुकूमती एजेंसीज की भी आपके पास इस तरह की चीज़ें आती रहती हैं? देखिए, इस बयानिए के साथ जुड़ा जो प्रैक्टिकल प्लान ऑफ एक्शन है या उनका रोड मैप है, वो सी पैक को हिट इसलिए करना है कि आपको पता है कि जो मेन आर्टरी और मेन वेसल है वो गिलगित बल्तिस्तान से ही गुजरता है। तो जो गिलगित बल्तिस्तान से शायरा रेशम से गुजरने वाला जो सी पैक का ट्रैक है, जब उस पर पब्लिक बिठा के उसको चोक किया जाएगा, ब्लॉक किया जाएगा, जैम किया जाएगा, तो उसका मकसद बैनुल अक़वामी अटेंशन हासिल करना है। उसका मकसद चाइना, चूँकि उसमें स्टेक होल्डर है, चाइना की इन्वेस्टमेंट है, तो चाइना के उस इंटरेस्ट को हर्ट करना और उसको इंस्टिगेट करना कि वो भी आए और इस पूरे प्रोसेस में एक पार्टी के तौर पे इनके साथ एंगेज हो। तो ये सारी बैरूनी और अंदरूनी जो साजिशें हैं, जो सी पैक के ख़िलाफ़ एक माइंडसेट और ग्रुपिंग इंटरनेशनल आपको पता एग्जिस्ट करती है,
तो मरियम बीबी ने अब अदारों पे तो खुदकुश हमले किए थे, अब कौमी मफाद पे भी वो खुदकुश हमले करने का प्लान बना रही हैं और उनका मकसद ये है कि वो सियासी खुदकुश हमले के इस किस्म की स्ट्रेटजी, इस किस्म का बयानिया कि जिससे उनको ये यकीन है कि शिकस्त उनकी नविश्ता दीवार है। अच्छा। क्योंकि जब बाबर डोगर साहब कोई सवाल करना चाह रहे हैं। बाबर साहब आपका सवाल डॉक्टर साहिबा से। डॉक्टर साहिबा, एक तरफ आपने कहा कि जिस तरह से मरियम खुदकुश हमले कर रही हैं अदारों के खिलाफ, अदारों को कमज़ोर करने की साजिश की जा रही है, दूसरी तरफ मोदी ने, भारत ने लाइन ऑफ कंट्रोल की संगीन खिलाफ वर्जियाँ शुरू कर दी हैं और बाकायदा पाकिस्तान पर बाकायदा तौर पर आज़ाद कश्मीर पर अटैक किया है, वहाँ पर उन्होंने हमला किया, वहाँ पर घर तबाह हुए हैं। तो ये सारे ताने बाने जो मिल रहे हैं, ये किस साइड पे हमें लेके जाया जा रहा है? बाबर साहब, पाकिस्तान के अंदर जब इस्तेहकाम आया, आपने देखा कि अफ़गानिस्तान की जो एक खला हुआ अमेरिकन फोर्सेस का, तो रीजनल एक पीस कीपर के तौर पे पाकिस्तान उभर के सामने आया। तो पाकिस्तान की मुखालफीन जो है, स्पेशली हिंदुस्तान लॉबी जो है, उसको ये किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं है कि पाकिस्तान पुरअमन हो, तरक्की करे और आगे बढ़े। हिंदुस्तान पाकिस्तान को कहीं ना कहीं इंगेज रखना चाहता है और हमारी एनर्जीज़, फोकस वो नेगेटिव एलिमेंट्स और फोर्सेस में इंडल्ज करना चाहता है। ये जो मरियम बीबी तड़प रही हैं और नवाज शरीफ वहाँ बैठ के बैरून मुल्क जहर उगल रहे हैं, ये कोई उनके अकेले दिल की आवाज़ नहीं है। वो इस वक्त पाकिस्तान मुखालफीन के दिलों की धड़कन बने हुए हैं। उनके मुंह से निकलने वाले अल्फाज जो हैं वो हिंदुस्तान के मीडिया में सफ़े अव्वल की हेडलाइंस बन रहे हैं और वो हिंदुस्तान और मोदी का जो बयानिया था पाकिस्तान के हवाले से, उन्हें अब कुछ कहने की बैनुल-अक़वामी फोरम्स पे कम ज़रूरत पड़ रही है। नवाज शरीफ उनके वकील और तर्जमान बने हुए हैं। तो ये एक बदकिस्मत सूरत हाल है जो सियासत से ज़्यादा अब रियासत के मफादात को दाव पे लगा रही है PMLN, क्योंकि सियासत की उनकी बली चढ़ चुकी है, अब वो रियासत को नुकसान पहुंचाने के दर पे है। तो ये एक लम्हा फिक्री है। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि हिंदुस्तान की अफवाज जिस तरह की भी दरअंदाजी करें, जिस तरह बैनुल-अक़वामी मुआहदों की खिलाफ वर्जी करके नहत्ते कश्मीरियों पे यलगार करें, हमारी पाकिस्तान की अफवाज चुकन्नी है, चौकस हैं और अर्ज़ पाकिस्तान के चप्पे चप्पे का दिफा करना जानती है। हम इंशाल्लाह हिंदुस्तान को उसी के अल्फाज में और उसी के अमल के मुताबिक जवाब भी देंगे और दे भी रहे हैं। और लेकिन देखना ये है कि अल्टीमेटली जब बैरूनी दुश्मनों से तो आप लड़ लेते हैं, लेकिन अंदरूनी दुश्मन जो हैं उनको इंगेज करना ज़रूरी है और उनसे की लड़ाई शुरू हुई लड़ाई जो है वो अल्टीमेटली मुल्क के नुकसान में है। अच्छा, क्या कोई ऐसी सूरत हो सकती है कि कोई मुज़ाकरात किए जाएं? जितना इस वक्त माहौल टेंस हो गया, सब लोग इस बात में कह रहे हैं कि असल इशू महंगाई है, दीगर प्रॉब्लम्स हैं। इस पर भी बात करेंगे, ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के बाद ये भी जानेंगे कि ये जितने भी सर्वेज आ रहे हैं, महंगाई के बावजूद सबसे इमरान खान कैसे हैं। और अभी भी गिलगित बल्तिस्तान में ये सर्वेज कह रहे हैं जी सबसे मकबूल जमात तहरीक इंसाफ। ये कैसे है? क्या अपोजिशन का इल्ज़ाम दुरुस्त है कि ये हुकूमत ने करवाए हैं सर्वे? ब्रेक के बाद। अब पता चला। अब पता चला। डॉक्टर फिरदौस आशिकवान साहब हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब ये बताइए कि अपोजिशन नून लीग इल्ज़ाम लगा रही है, जो सर्वेज हुए हैं, गैलप का भी है, पल्स का भी है, इसमें सबसे मकबूल जमात तहरीक इंसाफ नज़र आ रही है, फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, फिर PMLN, फिर इंडिपेंडेंट और JUI, फिर उसके बाद। और इसी तरह से मकबूल तरीन लीडर्स में अगर देखें, इमरान खान साहब हैं। एक गैलप सर्वे जो है वो कहता है 42% लोग इमरान खान को पसंद कर रहे हैं, पल्स कहता है 41%, फिर बिलावल भुट्टो हैं, फिर नवाज शरीफ, फिर मरियम नवाज। ये तो बहुत नीचे दिखा रहे हैं इन लोगों को। वो कह रहे हैं कि ये आपने करवाया सर्वे गिलगित बल्तिस्तान में।
आप लोग करवा रहे हैं इस तरह के? देखिए बात यह है कि अगर आप गैलप सर्विस की सारी नेट से हिस्ट्री निकालें तो PMLN की जो मकबूलियत के झंडे गैलप सर्वे के ज़रिए गाड़े जाते रहे, उस वक्त शहबाज शरीफ, मरियम बीबी, मरियम के पापा सब जो है वो हाथ उठा के मसल लोगों को दिखाते थे कि ये देखें हम पॉपुलर हैं, ये देख ले सर्वे आ गया। लोगों ने हम पे एतमाद किया, हमें ठप्पा लगा दिया कि वी आर द मोस्ट क्रेडिबल एंड पॉपुलर लीडर्स। लेकिन ये बोगस, अनाद और हसद की निशानियाँ हैं कि जो चीज़ आपके लिए आए तो वो तो परफेक्टली ऑल राइट है, लेकिन जो किसी मुखालिफ के लिए आए तो उसमें आपको उसको ऑब्ज़र्व करने में भी, हज़म करने में भी वो कड़वी गोली समझते हुए आप निगलने के लिए तैयार नहीं हैं। तो ये हकीकत है, इसको वो झुटला नहीं सकते, क्योंकि ये वही सर्वे हैं जो उनकी मकबूलियत दिखाते रहे। अगर आज PTI और इमरान खान को एक लीडिंग पार्टी और लीडरशिप के तौर पे फ्रंट लाइन पे जगह मिल रही है तो इसकी वजह है उसामा। महंगाई के बावजूद कैसे लोग यही समझ रहे हैं कि जितनी महंगाई है, इतने मसाइल हैं, कोरोना है, ये सब मसाइल, लोग परेशान हैं, उसके बावजूद कैसे वो इमरान खान पर इत्मीनान करेंगे? जी तो बुरा हाल हो गया है कि ये पाकिस्तान के अवाम ये नस्ल दर नस्ल जो सियासी गुलामी है ना, उससे उकताए हुए हैं। और पाकिस्तान के अवाम ये समझते हैं कि ये नस्ल दर नस्ल गुलाम बनाने का जो सिलसिला है उसको अब रुक जाना चाहिए। इमरान खान से उनको जितने भी कंसर्न्स होंगे लेकिन ये नहीं हो सकता कि वो इमरान खान को करप्ट समझे। इमरान खान की फेस वैल्यू, उसकी क्रेडिबिलिटी है। दूसरे पर प्राइम मिनिस्टर ये बार बार कह चुके हैं कि पंजाब गवर्नमेंट के हवाले से मैं एक बात कर लूँ कि प्राइम मिनिस्टर भी बार बार ये कह चुके हैं कि पंजाब में जो गवर्नमेंट के अचीवमेंट्स हैं वो मीडिया में रिफ्लेक्ट नहीं हो रही। फिर ये भी कहा जा रहा है कि पंजाब के अंदर जो ब्यूरोक्रेसी है वो कोऑपरेटिव नहीं है, गवर्नमेंट की जो अचीवमेंट्स हैं वो मीडिया पर रिफ्लेक्ट इसलिए भी नहीं हो रही। तो अब आपके पास एक बहुत बड़ा टास्क है, PMLN का गढ़ पंजाब है, यहाँ पर उसकी बहुत बड़ी प्रेजेंस है, पंजाब हुकूमत की परफॉर्मेंस जो है वो मीडिया पर रिफ्लेक्ट नहीं हो पा रही। तो ये सारा कुछ किस तरह से आप मुमकिन करेंगी? देखिए बाबर, पहली बात तो ये है कि पंजाब गवर्नमेंट ने जितने काम किए, जितनी रिफॉर्म्स की, जितना पब्लिक सर्विस डिलीवरी में कंट्रीब्यूट किया, आप ठीक कहते हैं कि वो मीडिया की आंख ना उसको दिखा सकी क्योंकि हमारा कम्युनिकेशन फेलियर रहा। अब उस गैप को फिल करने के लिए लीडरशिप ने अगर मुझे ये जिम्मेदारी दी है तो जब तक मीडिया के साथ हमारी एक ऐसी आइडियल कंड्यूसिव एनवायरनमेंट के साथ जुड़ी परफॉर्मेंस जिसमें हमारे हर मिनिस्ट्री के अंदर बैठा मिनिस्टर जो है वो अपने मीडिया रिलेशनशिप इम्प्रूव नहीं करता, मेरी अकेली का उस हवाले से वो टास्क पूरा नहीं होता। लेकिन मैं पिछले एक हफ्ते से मुख्तलिफ मिनिस्टर्स को रिक्वेस्ट करके आई एम ग्रेटफुल टू देम कि वो आ रहे हैं, वो मीडिया को अपराइज कर रहे हैं, वो अपनी परफॉर्मेंस मीडिया के साथ शेयर कर रहे हैं और मीडिया को भी उनकी कंट्रीब्यूशन और सर्विसेज से आगाही हो रही है। अब दूसरी बात ये है कि उस्मान बुज़दार साहब चूँकि एक धीमे मिजाज के नरम वो इंसान है तो वो उस तरह की चीख दाड़, खुद नुमाई, शोबाजी और किक बैक्स और कमीशन लेके सीना तान के चोर मचाए शोर की जो आइडियालॉजी थी उसके साथ फिट नहीं है और वो बिल्कुल सार नीचे करके दिन रात काम कर रहे हैं दोनों हाथों से। हमने ये स्ट्रेटजी अब प्लान की है कि एक हाथ से वो काम करेंगे और एक हाथ से हम ढोल बजाएंगे, क्योंकि वो जो दोनों हाथों से काम है जब किसी को ये पता नहीं आप है मजबूर हो गए, अब इसका मतलब है? नहीं, मजबूर नहीं हो गए, वो उन्होंने काम अपना करना है, वो अपना काम करते रहेंगे, लेकिन एक हाथ अब मेरा जो है वो ढोल पे होगा। अच्छा, और वो हम जो पूरा पंजाब के अंदर जिस तरह मरियम साहिबा जो उनके वालिद के बयानी के हवाले से शहबाज शरीफ साहब की गिरफ्तारी, जो बेल वापस लेके चले गए, जेल उन्होंने जाना मुनासिब समझा, तो अब 13 दिसंबर का जलसा भी है, लोग इनसे कोऑपरेट नहीं कर रहे। हमें ये खबरें भी मिल रही हैं कि आपसे, उस्मान बुज़दार साहब से बहुत सारे जो हम ख्याल ग्रुप भी एक सामने आ रहा है या लोग इनसे मुतनफ़र हो रहे हैं इस बयानी के साथ।
चलने के लिए तैयार नहीं है। तो क्या सूरत हाल बन रही है नून लीग के अंदर, जो शीन और नून की ये सारी चीज़ें चल रही थी, कब तक ये पॉसिबल हो जाएगा इस तरह का ग्रुप बनता हुआ हम देख रहे हैं? खल साहब, सबसे पहले तो आपके सवाल का जवाब देने से पहले, चूँकि प्रोग्राम का टाइम शायद कम रह जाए, तो आज हमने कर्टन रेज़र किया है एक अपनी शान मुस्तफ़ा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के हवाले से एक हम हफ्ता मनाने जा रहे हैं, स्टार्टिंग फ्राम 16 नवंबर टिल 22 नवंबर। तो इसका मकसद ये है कि हम उसवा हुस्ना और सीरत नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर पाकिस्तानियों की जो ईमान के साथ जुड़ा, उनके साथ रिश्ता और जज्बा है, उसको दुनिया में कम्युनिकेट करें और मीडिया उसमें हमारे साथ तावन करे। और आप लोगों से हमारी ये अपील है कि बोल जो हमेशा हक़ के लिए बोलता है और सच के साथ बोलता है और उसकी अपनी एक क्रेडिबिलिटी है, फेस वैल्यू है, हमें आपका हर रोज़ एक सेगमेंट प्रोग्राम में उस हफ्ते के हवाले से चाहिए और आप उम्मीद है कि आपका तावन जारी रहेगा। हमने कल खुसूसी तौर पर इसका अल्हम्दुलिल्लाह जिक्र किया, तो हमारा मज़हबी फरीज़ा है, हमने कल प्रोग्राम में ये हर मुसलमान का ईमान के साथ जुड़ा वो अमल है जो उसे बार बार रिफ्लेक्ट करना है और अपनी मोहब्बत का इजहार करना है। दूसरी बात जो आपने की है खल साहब, कि ये कोई शक नहीं है कि नून लीग का ये मोर्चा है पंजाब, सबसे बड़ा मैदान जंग और मेन बैटल ग्राउंड यही है। यहीं से नून लीग जीत के वफाक में हुकूमत बनाती रही है और इस किले उन्होंने जिस तरह से हसार लगा के हर तरफ मजबूत करने की कोशिश की है, वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की क़यादत में और उस्मान बुज़दार की अनथक मेहनत से इंशाअल्लाह हम इस किले में शगाफ डालेंगे, इस किले को मलियामेट करेंगे और इस लाहौर शहर को जो दारुल खिलाफ है पंजाब का, इसे हम आवाम का किला बनाएंगे, किसी ख़ानदान या शहनशाह आलम का नहीं, आवाम का किला बनाएंगे। और उसमें जो जलसे का आपने ज़िक्र किया, तो मैं ये भी आपको बताती चलूँ कि अब तक इस जलसे का कोई कन्वीनर बनने के लिए तैयार नहीं है। मैं ये आपको ओपनली ये बता रही हूँ कि हर वो कद काट रखने वाला सियासी फ़र्द और शख्सियत जिसको इन्होंने कहा कि आप इसको लीड करें, आप आगे आएँ, आप कन्वीनर बने, तो उन्होंने इनके इस बयानिए से अपने आप को डिस्टेंस किया और कन्वीनर बनने की बजाय खामोशी इख्तियार की। अब ये कुछ गुमनाम लोगों को, कुछ ऐसे ख़ानदान के अफराद को, जो एक ही घर के कुछ लोगों को इन्होंने कन्वीनरशिप दी है, सियासी कारकुनान जो है उस जलसे के रूए रवाम बनने के लिए तैयार नहीं है। तो ये एक लम्हा फिक्रिया नून लीग का कि किले के अंदर बैठ के भी उनके इस बयानिए को और इस चूरन को भी लोग तैयार नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर फिरदौस आशिक अमान साहिबा, आप तशरीफ़ लाएँ, आपने वक्त दिया। उम्मीद है हम आइंदा भी आपको तंग करेंगे तो आप ज़रूर तशरीफ़ लाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका, प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।